हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट 9 को कवर करने वाले हैं बेसिकली, और ये लास्ट यूनिट है। सो इसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये तीनों कंप्लीट है। आप चाहो तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसको देख सकते हैं। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें क्योंकि सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का टारगेट 5000 का है, सो इसको पूरा करा दो फटाफट से, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं, वन शॉट में कवर करेंगे, पहले ही बता रही हूँ। सो यूनिट का नाम है द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट डेवलपमेंटल वेलफेयर। देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय राज्य है उसका बदलता स्वरूप विकासात्मक कल्याण। मतलब पहले स्टेट अलग तरीके के होते थे, बिल्कुल पुराने टाइम में जाएंगे तो, ठीक है। आज के स्टेट बहुत अलग हो गए हैं, है ना। और ये बात सही है कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोशिश ऐसा करते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा हो जहाँ वेलफेयर हो, मतलब लोगों की भलाई हो सके, समाज का कल्याण हो सके, ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इसमें 2 पार्ट है, शॉर्ट में ही कवर किया है, सो आप एक ही वन शॉट में ही इस वीडियो को कवर कर लेंगे, ओके। सो अगर देखा जाए तो जो इंडियन स्टेट है, ठीक है, ये बात सही है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। अगर आप इनको प्रॉपर एनालाइज करते हो, इनकी अंडरस्टैंडिंग देखते हो, सो इसके ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको नजर आएंगे। पर हम अपने इस चैप्टर में ज्यादातर फोकस करेंगे डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर के जो डायमेंशन है ना, कि विकास के और कल्याणात्मक जो कल्याणकारी आपके आयाम हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। और उनका जो मतलब बैकग्राउंड होगा वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ होगा, ठीक है। इंडिया अगर आप देखा जाए तो हम अपने उसमें पढ़ते हैं ना प्रियम्बल में कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है ना। और इसका मतलब ही यही है कि अगर सोशलिस्ट हो और आप साथ में डेमोक्रेटिक हो, दैट मीन्स कि आप वेलफेयर के लिए बात कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए, है ना। सो स्टेट का काम यही है कि अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ओके। अब अगर आप देखो तो 1947 जब से हम आजाद हुए 1991 तक का अगर आप दौर देखोगे तो किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई आप देखोगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं, हमने देखा कि मतलब आप 12th में पढ़ के आए या फिर हमने अपनी सीरीज में भी देखा कि हाँ किस तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस भी रहा। फिर देखो आपने पॉलिटिकली भी देखा ना सारे अप डाउन की, किस तरीके से एक टाइम ऐसा था कि मतलब शुरू के 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का काफी अच्छा खासा वो रहा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम देखोगे, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। मतलब थोड़ा मेरा पॉसिबल नहीं था तो इसलिए मैं बस इमरजेंसी में इसको बना रही हूँ वीडियो को, सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना। बाकी आप देखोगे कि किस तरीके से आपका स्टार्टिंग में इनिशियली ईयर अगर देखा जाए तो प्लान्ड इकोनॉमी, आपको याद है ना, हर 5 साल के लिए आपकी मतलब पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया था, हमारे 5-5 साल के प्लान्स बने, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर उनको एनालाइज किया गया, अलग अलग चीज़ों पर फोकस किया गया, राइट। सो ये सारी चीज़ें हुई। ये बात सही है कि स्टेट का जो इंटरवेन है डेवलपमेंटल और वेलफेयर डायमेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी देखोगे किस तरीके से स्टेट फेल भी हो गया था एक टाइम पर कि वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाया था, इसीलिए हमने 1991 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, है ना। मार्केट जो इकोनॉमी है, मतलब आपको पता है मार्केट इकोनॉमी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क और काम किया गया, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे पोस्ट 1991 की बात करी जाए, सो इसको अनदर तरीके से भी अगर एनालिसिस किया जाए तो वही है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यही वो टाइम है जिस टाइम पे इमरजेंस हुआ ग्लोबलाइजेशन का, मतलब वैश्वीकरण का उद्भव हुआ, राइट। क्योंकि आपको पता है 1991 में जब हमने एलपीजी बात करी है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करी, सो वहीं से चीज़ें बदलने लग गई। वहीं से ना मतलब आप देखोगे कि किस तरीके से डेवलपमेंटल जो हमारा मतलब वेलफेयर है वो भी बढ़ा, पॉलिटिकल इकोनॉमिकली डायमेंशन हम बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ऊपर गए। और आज हम जितना भी ग्रो कर रहे हैं ना उसका सबसे मेजर पार्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है, ठीक है। बाकी होल चैप्टर आपका वही है कि स्टेट के डेवलपमेंटल, वेलफेयर, कोअर्सिव डायमेंशंस वगैरह के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं डेवलपमेंटल डायमेंशन ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे भारत का विकासात्मक आयाम, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया मतलब बिगिन किससे करता है, डेवलपमेंटल सेक्टर से, ठीक है। और हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया था। आपको याद है ना 5 ईयर प्लान्स में बात क्या हो रही थी। सो ये हम सबको पता था, ठीक है, कि किस तरीके से हमने मतलब 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सबसे ज़्यादा फोकस किया था। और वही वाली बात थी, जब एक पर अगर आप एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में डाउन जा रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहे हो तो एग्रीकल्चर में डाउन जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद देयर वाज नो डाउट दैट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 70% डायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बात सही है कि इंडिया का 70% जो आपका पॉपुलेशन है या आबादी है वो किसके ऊपर मतलब किस में इंगेज थी, एग्रीकल्चर में, है ना। किसके ऊपर निर्भर थी, कृषि के ऊपर। ये बात सही है कि लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हुए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप देखोगे इनको जब इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, तो मतलब मेन चीज़ ये है कि कई जगहों पर ही सफल हुए, बट स्टिल 4 स्टेट ऐसे थे जहाँ सफल नहीं हो पाए, जम्मू कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, ठीक है। आप ये भी देखोगे नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था, ठीक है, नेहरू ने इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। ये बात सही है। 1947 और 69 तक अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है इसको। रीजन यही कि पूरा का पूरा डोमिनेंस था कांग्रेस का उस टाइम पे, ठीक है। और पार्टी गवर्न करी थी दोनों लेवल पर, सेंटर पर भी और स्टेट पर भी। ये बात सही है। यही
वो टाइम था जिस टाइम पर स्टेट को डेवलपमेंटल रोल भी प्ले कर रहे थे, ठीक है। और आप इकोनॉमिकली प्लानिंग में मतलब सारी चीज़ें डायरेक्टली ग्रो कर रही हैं, ठीक है। ये बात सही है कि इंडिया का जो फ्रेमवर्क है वो कैसा था, मिक्स्ड इकोनॉमी का था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का था, है ना। ये बात तो हम सबको पता है, हम लोगों ने पहले से मतलब ये चीज़ें अपनी सीरीज में भी पढ़ी है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह में भी, मतलब हमने बहुत जगहों पर इस चीज़ को पढ़ा है। और ये बहुत बेसिक बात है कि हम सबको पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही है, मिक्स्ड रही है, मतलब इसमें सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म दोनों के एलिमेंट दिखते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आप देखोगे किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव करना है आपको, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर गरीबी को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर, मतलब समाज के कल्याण के लिए आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। वॉर वगैरह का टाइम पीरियड था 62 में, 65 में, हम सबको पता है, इवन 1971 भी, राइट। सो ये ऐसे टाइम पीरियड थे जिस टाइम पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा पीक पे थी, इवन सबसे ज़्यादा तो 62-65 के दौरान में थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा झटका था, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था, ठीक है। 1969 के इलेक्शन के टाइम पर ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था कांग्रेस पार्टी के लिए कि भाई जब से आपने इंडिपेंडेंस वगैरह अटेन की है, ये बात सही है कि मतलब जितने भी आपके 9 स्टेट हैं, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वगैरह वहां पर फॉर्म्ड हुई, और ये बात सही है कि मतलब उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा, अब धीरे धीरे इंपैक्ट कम होता जाएगा। 1971 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी किसकी लीडरशिप में थी, इंदिरा गांधी की लीडरशिप में थी, और एक ही था मतलब जो बहुत फेमस पॉपुलर स्लोगन था उस टाइम पे, गरीबी हटाओ या रिमूव पॉवर्टी। 1960s के टाइम पे ना फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा था, ये बात सही थी कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता था सब्सिडीज के थ्रू, मतलब वो सब्सिडी वगैरह देते इरिगेशन में, सीड्स में, फर्टिलाइजर में, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी मिनिमम फूड ग्रेन को फॉर्मुलेट किया जाए, मतलब कम से कम इतना तो हो पाए ताकि हाँ लोगों की जरूरत पूरी हो जाए, ठीक है। और इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया ताकि इतनी आप ग्रोथ कर सको, प्रोडक्शन कर सको कि आप अपनी जनता का पेट भर सको, है ना। ऐसा ना हो कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, क्योंकि बहुत भूखमरी वाला टाइम हो गया था वो। तो मतलब काफी मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, हरित क्रांति बोल देते हैं जिसको, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पर ये इरिगेटेड जोन्स बनाएगा और यहाँ काफी अच्छा खासा लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मतलब इतनी सक्सेस के बाद भी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी, ये बात सही है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप वगैरह को फेस कर रही थी, ठीक है। ये बात सही है, और ये पूरे के पूरे मतलब इसके लिए आंदोलन वगैरह पूरी कंट्री में फैल गया इस टाइम पे, ठीक है। इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हुआ 1984 में, फिर राजीव गांधी ने लीडरशिप संभाली, ठीक है। फिर राजीव गांधी ने वही मतलब वो भी बहुत मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही रहे देखा जाए तो, उस टाइम पे भी वही कोalition की गवर्नमेंट बनी 1989 में। ये बात सही है कि जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी वो बनाई गई, देखा जाए तो वो भी था, मतलब ये छोटे छोटे टाइम पीरियड की बात है कि जिस टाइम पे ना छोटा छोटा चेंजेस हुआ आपका, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, पर ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा क्रिटिकल है अगर आप नोटिस करो तो, है ना। जैसे 91 का टाइम पीरियड था, जैसे राजीव गांधी का भी असेसिनेशन हुआ, ठीक है। अब पीवी नरसिम्हा राव आए 1991 में, ठीक है। तभी हम पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसको आप क्या बोल देते हो, एलपीजी रिफॉर्म्स बोल देते हो, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए था तो मैंने बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। इस टाइम पे क्या हुआ, वही आपकी ओपन डोर पॉलिसी हो गई, ठीक है, ओपन डोर हो गई, ठीक है। इसके बाद मतलब वही ग्लोबलाइजेशन का पूरा एलिमेंट आ गया, ठीक है। फ्री ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो मिनिमम वो लगा रहे हो, मतलब ट्रेड एंड टैरिफ वगैरह जो भी है। सो इस तरीके की सारी चीजें हुई। पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर आप देखोगे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो वही है कि बेसिकली अगर आप मेजर पार्ट देखोगे पॉलिटिकल इकोनॉमी का तो ये इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी, मतलब इको और पॉलिटिकल ये दोनों मिलकर एक अच्छा खासा रिलेशन बनाते हैं कंट्री के लिए। ये बात सही है कि इनिशियली ईयर्स में अगर देखा जाए कॉलोनियलिज्म ने भाई बहुत हार्म किया था, ठीक है। ये बात सही है, इंडिया की इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत बहुत बुरा हाल में, मतलब बहुत बुरे हाल में सफर किया, ठीक है। ये बात सही है कि अपोजिशन भी था लिबरलाइजेशन के लिए, बट ये वाली बात सही है कि अगर हम खुद को लिमिटेड कर लेते हैं, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, तो आप ऐसे में क्या करोगे, आप प्रोटेक्ट कर पाओगे अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपोज कर रहे थे कि लिबरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कि बाहर की कंपनियों को यहाँ अलाउ मत करो, उनका रीजन यही था, वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं, घरेलू मतलब या शिशु उद्योग हैं, जिनको जो यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं से पनपे हैं, कम से कम वो प्रोटेक्ट रह जाएंगे, ठीक है। नेहरू सपोर्ट में थे प्लानिंग के कि हाँ भाई प्लानिंग कमीशन वगैरह होना चाहिए, तो ये बात सही है कि प्लानिंग कमीशन वगैरह आया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर आप देखोगे 51 से 56 का टाइम पीरियड था, एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी किसमें दी गई, सेकंड 5 ईयर प्लान में। वही वाली चीज है कि अगर आप सेकंड में इंडस्ट्रियल को दे रहे हो तो फिर एग्रीकल्चर अपने आप ही डिक्लाइन में जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड आ गया था, महंगाई का 62-65 का, वॉर का टाइम पीरियड था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब वही है, बहुत सारे जैसे नेहरू जी, शास्त्री जी की डेथ हो गई, ठीक है। इंडिया और ज्यादा ट्रबल में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मतलब यूएस का जो पब्लिक लॉ था 480, ठीक है, प्रोग्राम, इसमें
उसमें मतलब इसके तहत इंडिया में इंपोर्ट किया गया फूड यूएस से, है ना। IMF जो है इसने भी इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन सारी चीज़ों में। सो कहने का मतलब है कि इंडिया को समझ में आ गया था कि भाई साहब आप एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा खेल नहीं कर सकते, तो इंडिया ने प्रमोट करना शुरू किया कि जहाँ जहाँ वो मतलब हेल्प ले सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ पर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह किया, ये सारी चीज़ें की वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर। मतलब देखा जाए तो हाँ, मतलब इंडिया ने एग्रीकल्चर वगैरह के लिए काम करना और ज़्यादा शुरू किया। HYV सीड्स वगैरह प्रोवाइड कराएगा, और ये कहाँ से आए थे, मैक्सिको से आए थे, ठीक है। वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे भी। ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भी अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया, स्टील, कॉपर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, व्हीट ट्रेड, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। इकोनॉमिक मेजर्स के अलावा अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स उठाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए जो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी थे। पर ये बात सही है कि स्टिल मतलब हाई लेवल की पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन जा रहे थे। और ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे वही अथॉरिटेरियन रूल ऑफ इंदिरा गांधी, ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे इंदिरा गांधी बिल्कुल अथॉरिटेरियन रूल में आ गई थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक ना रहकर अथॉरिटी वाली मतलब चीज़ें कर रही थी। आप देखोगे राजीव गांधी के टेन्योर में भी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिड्यूस किया थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पर, उन्होंने थोड़ा सा उनको फ्री छोड़ा ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो उस टाइम पे इंप्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन वगैरह हुई। न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर 70s 80s के टाइम पे देखोगे तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हुआ, ठीक है भाई, अपोजिशन पार्टीज भी राइज करने लगी, ठीक है, उनका भी उदय होने लगा। और ये वो टाइम पीरियड था। आगे आगे आप बढ़ते जाओगे तो 1991 में आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह दिखेंगे, और ये पॉलिटिकल इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड द स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इकॉनमी, उदारीकरण के बाद और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन, अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे सो इसमें बेसिकली आप देखोगे चेंजेस इन इंडियन इकॉनमी। सो ये वाली बात सही है कि ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर सिस्टमेटिकली चीज़ें स्टार्ट हुई 1991 से, क्योंकि डोमेस्टिक रेगुलेटर जो सिस्टम था भाई साहब वो पूरा चेंज हुआ। इंडिया ने ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया आपने कि किस तरीके से आप उसको डीलिंग करनी है। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया। अभी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंडिया को, ठीक है। इकोनॉमिक जब चेंजेस हुए डिफरेंट सेक्टर में, मतलब इंडियन इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, इम्पोर्ट हुआ, सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजीज, मतलब बहुत सारी ना सब्सटीट्यूट में स्ट्रैटेजीज आती हैं, फिर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, बहुत सारे रास्ते खुले, ताकि मतलब इंडिया अपने जो इकोनॉमिकली जो भी इसका पोटेंशियल है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर सके, डेवलप कर सके। आप देखोगे स्टेट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि स्टेट का रोल कैसे प्ले हुआ कि स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग हुआ स्टेट का रोल। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे किस तरीके से, मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि जब ग्लोबलाइजेशन आ गया, LPG रिफॉर्म्स के बाद स्टेट की जो थोड़ी सी कहते हैं ना पावर थोड़ी सी इरोड हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, क्षमता कम हो गई, है ना। सो ये सारी चीज़ें थी, और ये वो सारी चीज़ें जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखते हो, आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ नरसिम्हा राव अगर आप देखोगे तो उन्होंने रिमूव किया बेसिकली। सबसे पहले क्या था उनका, मतलब मूव किया उन्होंने स्टेडली नॉट इन फास्टेड, मतलब उन्होंने कहा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से फटाफट से आप सारे रैपिडली चेंज कर दोगे और एकदम से आपकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ पे चलिएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे मूव करना शुरू करो, ठीक है। एडजस्ट करना शुरू किया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंट्री में, ठीक है। एफर्ट्स वर मेड टू लिबरलाइज इंडियाज ट्रेडिंग रिजीम, और ये वाला टाइम था जिस टाइम पर लिबरलाइजेशन को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया, और इंडिया की जो भी अर्थव्यवस्था है या फिर इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज करने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। मोस्ट नोटेबल एंड सिग्निफिकेंट आउटकम जो आया वो था ओपन डोर का, है ना, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI के लिए इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल खोल दिया था। अब ऐसे में क्या होगा, जब लिबरलाइजेशन की बात होगी तो जो टैरिफ वगैरह है आपने वो कम लगाने शुरू किए, जहां जरूरत है आपने थोड़ा सा फ्री ट्रेड भी कर दिया, मतलब आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसे में डिवैल्यूएशन भी हुआ रुपीज़ का, ठीक है। टैरिफ लिबरलाइजेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, प्रेशर द इंडियन इंडस्ट्रीज टू बिकम मोर कॉम्पिटेटिव। अब ऐसे में वही होगा कि अब ऐसे में भाई सीधी सी बात है, बाहर की कंट्रीज भी आ रही हैं, अब ओपन डोर हो गया, ठीक है, तो आप भी जा सकते हो, कोई आ भी सकता है आपकी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, सिंपल, तो कॉम्पिटेटिवनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और एक और बात है, यहाँ पर प्रेजेंस हुआ फॉरेन मतलब कंपनीज का, ठीक है, क्योंकि अब वही बात है कि FDI वगैरह अगर हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो बात अब यही हो रही है ना बेसिक। ये बात सही है कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये बात भी सही है कि एम्प्लॉयमेंट भी आता है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। मतलब दोनों ही चीज़ें आती हैं, रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती है, ठीक है। कोलैबोरेशन जब होता है फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ तो ये बात सही है कि जो स्मॉल इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको एक्सेस मिल जाता है। मतलब ये कि आपके यहाँ की भी जो छोटी छोटी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, भाई कहीं भी जाओ आप पूरे वर्ल्ड में आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल पाता है, सपोर्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का। सो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही वर्क करता है। इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट एंड चैलेंज, देखो भारत जो है कल्याणकारी राज्य है पर इसके सामने कुछ कुछ चुनौतियाँ भी हैं।
आप देखोगे इंडिया हमेशा विजन रखता है कि हमें वेलफेयर करना है लोगों का। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो भी यही चाहते थे कि समाज का भला हो, मतलब तभी तो हम सभी इकट्ठे हुए थे ना फ्रीडम के टाइम पर कि भाई साहब हमें कैसे भी करके सबको बिल्कुल एकता दिखानी थी कि हम एक हो जाएं कैसे भी करके और हमें अंग्रेजों को भगा देना है किसी भी कीमत पे, राइट। सो ये वो वाला टाइम पीरियड था। तो वही है कि आपका विजन था, ठीक है। ऑल्सो प्रिंसिपल दैट इज कंसेप्शलाइज्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। और ये वही वाली बात है कि ऐसा प्रिंसिपल कि आपको अपने इंडिया को बिल्कुल फ्री रखना है, ठीक है। और आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ कही और मतलब काम भी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारा, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का, तो वो ये कि स्टेट सबसे मेजर रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, वो प्रमोट करता है इकोनॉमी को भी और सोशल वेलबींग को भी अपने सिटीजन का, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके नागरिक हैं, आपके जो भी मतलब नागरिक हैं या फिर आपकी कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं, आप उनका इकोनॉमिकली और सोशल वेलबींग दोनों का ध्यान रखोगे, है ना। बेसिक जो जरूरतें हैं वो जरूर पूरी हो। वेलफेयर स्टेट के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई सब सबको इक्वली क्या मिले, अवसर की समानता मिल जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का बराबर से, ऐसा ना हो कहीं बहुत अच्छे रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कहीं पर पहुंच भी नहीं पा रही ज़रूरतें, है ना। तो ऐसा भी ना हो, बराबर हो, ठीक है। ये फोकस करते हैं गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ताकि अपलिफ्टमेंट हो, मतलब लोगों का स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठे, है ना। अनेबल टू अवेल देमसेल्फ गुड लाइफ, की वो लोग जो अपने आप को मतलब बेसिक ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते या फिर मतलब बेसिक जो उनके हेल्थ इशूज़ हैं या जो भी हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसी चीज़ें बनाए ताकि उन लोगों का भला हो सके, ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर पाएँ, ठीक है। इस सिस्टम में यही होता है कि वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, मतलब समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनका अगर कल्याण करना है, उनका वेलफेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्टेट की, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप देखोगे अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन दे रखे हैं सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर रखना है हमें अपने इंडियंस का, और 2 स्पेसिफिक प्रोविजन है, एक है आपका फंडामेंटल राइट का और एक है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ इंडिया सच में सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, राइट। सो उसकी बात हो रही है और ये वो चीजें हैं जहां पर आपके जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंप्रूव हो, है ना। और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि लोगों को मदद मिले, ये बात सही है। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें वेलफेयर करना है, तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जैसे इसमें कुछ कुछ आपके एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर में जरूर लिख के आना, ठीक है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, बेटी बचाओ आंदोलन हो गया, ठीक है। महात्मा गांधी का वही मनरेगा बोल देते हैं उसको, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। और क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स हो गए, PHU पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हो गए, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीन वगैरह लगती है, ठीक है। जैसे आपको पता है अभी कोविड के टाइम पे भी जो भी वैक्सीन लगी थी, मतलब सरकारी से जब हम सबने लगाई, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, है ना, क्योंकि प्राइवेट में तो भाई पैसे ही है, प्राइवेट में तो पैसे के बिना कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। बट अगर आप गवर्नमेंट जगह से देखोगे, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए वर्क करती है, ठीक है। सो वैक्सीनेशन वगैरह कैंपेनिंग चलाई जाती है, फ्री में लगाई जाती हैं सारी चीजें, ऑयल और गैस सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं, तो मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। बहुत सारे ऐसे वेरियस चैलेंजेस भी आते हैं जब आप इंप्लीमेंट करते हो वेलफेयर पॉलिसी, आपने बना ली पर आपको सच में वो इंप्लीमेंट करनी है, लागू करनी है। जब आप उनको जमीनी स्तर पर लागू करते हो ना, हम सोचते हैं कि भाई साहब अगर हम कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार तो मतलब सबको मिलना चाहिए, ठीक है। बट ये भी बात सही है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसमें, बहुत सारी जगह पर लागू नहीं हो पाता, ठीक है। तो बहुत मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिफाइड होने की वजह से भी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। जब आप पॉलिसीज बनाते हो तो आपको हर जगह का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, केंद्र सरकार, तो ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो हर जगह लागू हो पाए। ऐसा ना हो खाली शहरों में हो पा रही है पर गाँव में नहीं हो पा रही, या फिर खाली नॉर्थ इंडिया में हो रही है, साउथ में नहीं हो पा रही, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उन सबका भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया का, अगर आप देखोगे 21st सेंचुरी में इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है ना आपका टाइम पीरियड रहा है। अगर आप देखोगे कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड तक काफ़ी ट्रांजिशन हमने देखा। बेसिक नीड्स की बात होती है कि हाँ भाई मतलब हमने शिफ्ट की अपनी जो एसेसिबिलिटीज़ हैं, जैसे स्किल्ड लेबर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात हुई, एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन टेक्निकल, क्योंकि देखो बात है ओनली एजुकेशन की। सो आप ओनली एजुकेशन देकर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करोगे भाई, आपको थोड़ा टेक्निकली भी बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो रोल है टेक्नोलॉजी का वो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने चलाई हैं ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें मतलब लोगों तक पहुंचे और लोग ग्रो करें उसके बिहाफ पर। तो 21st सेंचुरी में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं जो हम मतलब देखते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, करप्शन, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेंस, गर्ल्स, इनएफिशिएंट पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनइफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पर भी, मतलब सोचो 1947 से भी चल रही हैं और आज तक भी चीज़ है, मतलब जिसमें हम सफ़र कर ही रहे हैं, है ना। गरीबी खत्म नहीं हो पा रही है, करप्शन खत्म नहीं हो पा रहा है, वायलेंस होता ही है, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत ओपनली होता था, बट अब थोड़ा सा छुप के होता है, बट स्टिल होता है ना। और अलग अलग तरीके के वायलेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये मतलब ऐसी चीज़ें जो इनएडिकेट हैं। मतलब आप देखोगे हमारे पास
मतलब पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी डाउन है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नॉन एग्रीकल्चर में बहुत लिमिटेड हैं। सो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सफ़र करते हैं, ठीक है। इस वाले मतलब चैप्टर का अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो वही वाली बात है कि मतलब बहुत सारे जैसे पाथ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इंडिया ने नेविगेट किए हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, और हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि सारी पॉलिसी तो पॉलिटिकली बन के जाएंगी ना, ठीक है। ये बात सही है। इंपॉर्टेंट जो टेंशन रहती है वो ये कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग रहती है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ अर्बन बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ रूरल बहुत ज़्यादा है ना। सो वही वाली चीज़ है। ये वाली बात भी सही है कि आप इसमें देखोगे बेसिकली कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा चलता है, और आज के टाइम पर भी आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हमारे यहाँ पर क्या, वैसे तो आप वर्ल्ड की बात करो पर हम अपनी अगर बात भी करें अपने कॉन्टेक्स्ट में भी, सो आपको पता है कि हमारे यहाँ एग्रेरियन क्राइसिस कितना ज़्यादा है, राइट। मतलब वो प्रोडक्शन वगैरह कितना कम हो गया, क्वालिटी एकदम लो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी दिखते हैं, ठीक है। ये बात सही है कि इंडिया टुडे नीड्स टू बिल्ड अ न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नए नए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाओ, ऐसे ऐसे ढांचे बनाओ ताकि वो इन जो चैलेंजेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं या ज़रूरत के टाइम पर जो हमें चीज़ें बदलनी है ना, या फिर डेवलपमेंट लेके आना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो अकॉर्डिंगली उनको किया जाए, क्योंकि और ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट की कैपेसिटी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करती हैं, क्योंकि एवरीडे का जो टास्क है जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन टू बिल्डिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये सब का सब ना कहीं स्टेट की कैपेसिटी के थ्रू ही हो पाता है। सो इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कोर्सिव डायमेंशन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट वगैरह कई बार पूछ लेते हैं, सो मैंने सोचा शॉर्ट में कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो साथ में ही कवर करा देती हूँ। कोर्शन अगर आप देखोगे वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, मतलब बहुत ऐसे बहुत जटिल सी बात है कि आप ना मतलब हर मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कॉम्प्लेक्स की, आप पूछोगे तो आपके हिसाब से अलग भी हो सकता है, मेरे हिसाब से अलग, मतलब सब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, कोई फिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। बट बेसिक जो एक नॉर्मल बात है, कोर्शन बोलते ही मन में क्या आता है कि भाई पावर टू कंट्रोल, की आप किसी को कंट्रोल कर, एक बात ये भी आती है टू इन्फ्लुएंस अदर, है ना, कि आप किसी को प्रभावित करने की शक्ति रखते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड करता है। सो कोर्शन वर्ड ऐसा है कि मतलब सुनते ही हो सकता है जैसे मैंने ओनली क्वेश्चन बोला, सो किसी के मन में आया होगा कि भाई मतलब किसी को कंट्रोल करने की बात हो रही है, किसी के मन में भी आ सकता है कि क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, राइट। सो ये हमारा नजरिया है, व्यू है ना। सो ये वाली चीज़ है, और ये वाली बात सही है कि एक स्टेट का ये मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि स्टेट को ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी कोर्सिव भी होना पड़ता है नेचर में, जब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना पड़ता है, ठीक है। ये बात सही है। लाइक आप ये देखोगे कोर्सिव के बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने किसी को रोक दिया कोई काम करने से, ठीक है, मतलब ये भी एक तरीका ही है, ठीक है। या फिर फिजिकली आपने मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने फिजिकली या फिर किसी भी इंडिविजुअल को, है ना, कंस्ट्रिंग कर दिया, सो वो भी एक बहुत बड़ी बात है ना। सो ये वाली चीज़ है। कोर्सिव पावर में अगर आप देखोगे तो ये बात भी सही है कि जब आप इफेक्ट करते हो किसी को, है ना, मतलब या फिर आपको कोई पर्टिकुलरली प्रीफर्ड आउटकम चाहिए होता है तो भी हम कोर्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कोर्शन को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, चाहे पेमेंट कराने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, परसुएशन के लिए, बट ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, ठीक है। तो अपने अपने ऊपर मत लेना कृपा करके, ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो ये बात सही है कि डिफरेंट काइंड मतलब टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है आपका स्टेट यूज़ करता है, जैसे टैक्स लगाकर भी समवेयर, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो अप कराने के लिए कुछ कुछ चीज़ें मतलब स्टेट एकदम से मतलब अपने रूल्स निकाल देता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा होता है ना। सो वो सारी चीज़ें भी हैं इसमें, ठीक है। जनरली अगर आप देखोगे तो लोग एसोसिएट करते हैं कोर्शन को विद मिलिट्री पावर, मतलब कोर्शन बोलते ही फोर्स की बात करते हैं, एकदम से मिलिट्री पावर आती है दिमाग में, कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज की बात आती है, ठीक है। बट ये बहुत रिडक्टिव सी बात है, बहुत कम बात है, बहुत छोटी बात है कि अगर हम ओनली कोर्शन को मिलिट्री पावर से जोड़ दें तो वो चीज़ बहुत गलत। यहाँ बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो जहाँ आपका जो स्टेट है वो अपनी पावर को यूज़ करता है ना, मतलब चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है, ठीक है। समटाइम स्टेट पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में फंस जाता है, तो आपको भाई मतलब फोर्स का यूज़ करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, कहीं दंगे हो गए या कुछ भी हो गया एकदम से, तो फिर फोर्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ताकि इंश्योर कर सके कंप्लायंस को, है ना, ताकि चीज़ों को मतलब अनुपालन की स्थिति में लिया जा सके, ठीक है। ये बात भी सही है कि कभी कभी क्या होता है, एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स यूज में डीलेजिटिमाइज द स्टेट, मतलब फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है अंधाधुंध आप मतलब पावर का यूज करो या फिर फोर्स का यूज करो, लिमिटेड, मतलब वरना डीलेजिटिमाइज हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो मॉडर्न जो स्टेट है वो अप्लाई करता है कोर्सिव पावर को, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जितने भी रूल रेगुलेशन है या जो भी चीज़ें हैं उनको लागू कराया जा सके, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर की अगर बात करें हम, है ना, सो ये वाली बात सही है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन सारी चीज़ों में। बहुत सारी ऐसी वेरियस मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं अगर देखा जाए
जो इंडिविजुअली भी वर्क करती हैं सिचुएशन के हिसाब से, और बहुत सारी ग्रुप में भी वर्क करती हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि किस तरीके से कैसे कैसे मैनेज करनी मतलब चाहिए चीज़ें या होती हैं मैनेज। ये बात सही है कि अगर आप इंडिया में देखोगे तो भाई मतलब डाइवर्स कल्चर है, ठीक है, रिलीजन है, लैंग्वेज, कास्ट वगैरह के बिहाफ पर, ठीक है। बहुत इजी नहीं है स्टेट के लिए कि भाई आप इजीली मेंटेन कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अनइवननेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे वेरियस मैकेनिज्म आपको दिखाई देंगे जहाँ स्टेट को क्या करना पड़ता है कि अपना मतलब बेसिकली रिस्टोर करना है पीस को, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन को अपनी टेरिटरी में मेंटेन करना है। तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एज अ स्टेट, ठीक है। सो जो कोअर्सिव पावर है बिकम अ लेजिटिमेट मैकेनिज्म फॉर अ सोवरन नेशन। मतलब कोअर्सिव जो पावर है वो कहीं ना कहीं संप्रभु जो स्टेट है आपका या फिर सोवरन नेशन है उनके लिए ना एक वैध तंत्र बन जाता है, मतलब लेजिटिमेट मैकेनिज्म बन जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई स्टेट कोर्सिव पावर को यूज कर रहा है तो कभी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो इलीगल है या जो भी है, क्योंकि वो लेजिटिमेट है ना, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ लीगल है, क्योंकि उनको रूल रेगुलेशन या सब कुछ मेंटेन करना है, शांति बनाए रखनी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। अर्ली 21st सेंचुरी की अगर बात करोगे तो नेशनल जो आपकी सिक्योरिटी है इन्वायरमेंट की, ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरेक्टराइज करने में पॉलिटिकल कोअर्शन के थ्रू। इसके अलावा आप ये देखोगे कि डिस्पाइट एन अबंडेंस ऑफ पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन वेरियस फॉर्म ऑफ नॉन स्टेट कोअर्शन लेवरेज्ड अगेंस्ट द स्टेट। मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती है जो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू होती है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर का क्या काम रहता है, वो ज़्यादातर सरकार पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं ना, तो वो कभी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। ऑलमोस्ट क्या होता है, वो उनके ऊपर प्रेशराइज ही क्रिएट करते हैं, मतलब प्रेशर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। सारे नॉन स्टेट एक्टर भी एक जैसे नहीं होते कि भाई सबको पॉलिटिकल कोअर्शन ही चाहिए। मतलब यहाँ ना नॉन स्टेट एक्टर बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, एनजीओज वगैरह भी आते हैं इसमें, ठीक है, पर सारे तो पॉलिटिकली अटैच नहीं होते। कुछ एजुकेशन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, कुछ मतलब वुमेन्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट पे प्रेशर करने के लिए भी। तो यहाँ वो वाली बात है कि सारे एग्जाम्पल हर एक चीज़ पे फिट नहीं हो सकते यहाँ पर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ अलग अलग तरीके से देखी जाएंगी। आप ये देख सकते हो कि जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, वो उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स रिफॉर्म करते हैं जब वो अपने एक्शंस लेते हैं, फिर उनके कुछ कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको उनको फॉलो अप करना होता है। सो ये डिफरेंस है, ये जो टाइप्स हैं, है ना, लेबल मतलब स्टेट एक्टर्स, ये लेबल कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब दैम, इनको ही आप यूज करते हो, नॉन स्टेट एक्टर कह के ही आप इनको मतलब क्या करते हो, एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, राइट, कि हाँ भाई हम इनको एज अ यूज करते हैं। इसके अलावा इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख लो, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर देख लो, नक्सल मूवमेंट देख लो, ठीक है। हालांकि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ऑलमोस्ट चीज़ें पता है, बट स्टिल अगर इनको ब्रीफली देखा जाए, अब आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा है कि किस तरीके से मतलब वॉलेटाइल इंसर्जेंसी होती है। कश्मीर के बाद हम नॉर्थ ईस्ट का ही देखते हैं, मतलब कितना मतलब भयंकर लेवल पर होता है। जो 8 स्टेट हैं मेनली, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हमेशा दिखेगा, है ना, हमेशा। और ये वाली बात सही है कि अब मेन चीज़ ये है कि मतलब ये जो डिमांड है, जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं कि हाँ भाई हमें या तो सक्सेशन दे दो या फिर आप हमें क्या कर दो, ऑटोनॉमी दे दो, स्वायत्ता दे दो, ठीक है, ये बात सही है। सिक्योरिटी फोर्स फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर वही आर्मी वालों को सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशन के तहत खड़ा करती है। स्टेट की जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, ये सब क्या करती हैं, इनकी मतलब ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि रिस्पॉन्स देते हैं मिलिटेंसी को, फिर है ना, मतलब वही होता है कि इनकी आपस में फाइट चलती रहती है, यही सब चलता रहता है। टेररिज्म के टारगेट्स भी आप देखोगे, मतलब इसमें एक प्रॉब्लम टेररिज्म की भी आती है कि वही वो पर्सन को, प्रॉपर्टी को नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश ये रहती है ना कि लोगों को बचाना है, प्रॉपर्टीज़ को बचाना है, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि इनको भी लॉ ऑफ वॉर के मतलब अंडर ही प्रोटेक्ट करना होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे सो मतलब इंडिया के केस में तो जम्मू कश्मीर का भी सबसे सबसे मेजर जो चीज़ें हैं, है ना, वो क्या है आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट। जम्मू कश्मीर में भी आप देखोगे जितनी भी मतलब इंसर्जेंसी होती है, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है, क्योंकि पीछे से वो पूरा का पूरा सपोर्ट करता है उनको, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है लोगों को। तो अभी मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, 370 हटने के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं, ठीक है। पाकिस्तान बहुत क्लेम करता है कि उसकी मॉरल और डिप्लोमेटिक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सपोर्ट करे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, क्योंकि शुरू में क्या होता था, सेपरेट होने की डिमांड होती थी, वो लोग भी वहाँ से क्या करते थे बोलते थे कि हाँ भाई मतलब हमें मतलब ये कश्मीर हमारा है, और आज भी ये सारी चीज़ें चलती हैं, वी नो दैट, बट हाँ 370 वाली चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में अगर आप देखोगे, वही वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था, मतलब छोटे से गांव से, नक्सलबाड़ी से। और ये बात सही है कि ये मूवमेंट भी ऐसा था कि मतलब मूवमेंट ऐसा था जिस टाइम पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, और आज के टाइम पे भी चीज़ें बहुत एक्टिव है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो उस टाइम पे वार्न करते थे कि जो नक्सलिज्म है ना, ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। मतलब वो कहते हैं कि भाई
बाहर से तो आप बचा ही रहे हो वॉर वगैरह से, पर जो घर में खतरा पैदा हो रहा है ना वो नक्सलिज्म है। सो ऐसा कह के उन्होंने इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट किया था कि मतलब हमें इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा अवेयर या ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आपकी क्या है इसमें, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब एक्ट भी बना रखा है 1970 टू आर्म इटसेल्फ टू रिप्रेस द अपराइजिंग। कहने का मतलब यही है कि मतलब हिंसक गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो भी एक्ट्स वगैरह गवर्नमेंट बना सकती थी उन्होंने वो सारे बनाए हैं। कंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो कोअर्सिव फोर्स है ना, थ्रू माइट सम टाइम पोज इंडेंजर्ड एंड थ्रेट्स टू द सिविल लिबर्टीज एंड राइट्स, इट इज़ स्टिल यूजफुल इन सिचुएशन ऑफ एमिनेंट डेंजर। कहने का मतलब क्या है कि जो कोअर्सिव फोर्स है, सम टाइम देखो बात यही होती है कि खुशी खुशी मतलब खुशी खुशी कौन यूज़ करेगा कोअर्सिव फोर्स को, अगर नेगेटिव तरीके से यूज़ करना है तो जो टेररिस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, राइट। बट अगर देखा जाए टेक्निकली तो मतलब इसको सम टाइम ही यूज़ किया जाता है डेंजर्स के रूप में, अदरवाइज तो वो थ्रेट ही है फिर सिविल लिबर्टीज़ के लिए, राइट्स के लिए। सो बहुत कोशिश की जाती है इसको तरीके से यूज़ किया जाए। स्टेट जो है सम टाइम मतलब वायलेंस करता है, सम टाइम फोर्स को यूज़ करता है अपने सिटीजन के ऊपर, बट सिर्फ इसीलिए ताकि जब डिसओबे होता है लॉ का और ऑर्डर का है ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेंटेन हो पाए, दैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ है, मतलब इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके अलावा ये बात सही है कि जो टेररिज्म वाले मतलब मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मतलब वो सिटीजन्स को टारगेट करते हैं और मतलब चीज़ें क्या होती हैं यार, मतलब लॉ का पूरा वायलेशन वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। इंडिया में अगर आप देखोगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, बट इसके साथ साथ मतलब इसके थ्रू तो मतलब जस्टिस होता ही है, बट एक लीगल जो इंस्टीट्यूशन है ना, जो फाइनल वर्ड्स देता है अपना, वो क्या है आपका, वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो कोर्ट के थ्रू मतलब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। सो ये आपका मेनली मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो यूनिट 9 भी आपकी एंड हो गई है। ठीक है, बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ उसको। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का टारगेट हमारा 5000 का है, सो प्लीज़ इसे पूरा करा देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, और नेक्स्ट सीरीज कुछ अच्छी सी स्टार्ट करेंगे। जब आप लोगों को कोई लगे ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होगी या जो बहुत टफ लगती होगी आपको, मैं उसके ऊपर काम करूँगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।